अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन बिकुम। आज संडे क्लिप है, संडे स्टोरी है। सबसे अहम ब्रेकिंग स्टोरी जो रही है इस हफ्ते की कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SDMA में दाखिल हो चुके हैं और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरेबिया पे हमला है और सऊदी अरेबिया पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। अल्हम्दुलिल्लाह। असदुल्ला का है माजरत चाना जी, थोड़ा जहा मैं कातों बाहर हो गया सी उनमें ज़रा क्या अपनी वापस ड्यूटी से आइए। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस एग्रीमेंट की। वो क्या है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक तारीख़ है हमारी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जो 80 साल यानी 8 डेकेड्स के ऊपर बिल्ड हुई हुई है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन उसमें मुश्तरक इस्लामिक या कॉमन मुस्लिम वैल्यूज़ जो हैं और हमारे हरमैन शरीफैन की जो खादिम है वो सऊदी रॉयल फैमिली है, उसकी वजह से एक अकीदत भी वाबस्ता है। बट स्ट्रेटिजिक रीजनल गोल्स के अंदर भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक अलाइनमेंट रही है हिस्टोरिकल। उन बुनियादों के ऊपर जिस तरह से वार्मली रिसीव किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, ये बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुई उनकी MBS के साथ, जो फ़ोटो ऑप्स बनाई गई हैं वहाँ पे, वो बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा मैसेज है रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर और वो एक डेटरेंस के तौर पे एक्ट करना चाहते हैं, करेगी। इसमें RS रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों का एस्कॉर्ट हो जाए, पब्लिकली झप्पियाँ पपियाँ जिस तरह से मिल रहे थे शहबाज शरीफ साहब को, और जो पॉलिटिकल वज़न अब डाला गया है उस रेट्रिक के पीछे जो 50 60 70 साल में दोनों ममालिक के अंदर डेवलप किया गया है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया भाई भाई हैं। इसमें एक 15-20 साल का एवट से वॉर ऑन टेरर एरा का एक डेंट आया था इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कि दोबारा अब हमारी स्टेट और उनकी स्टेट ने रिवाइव कर ली और ऐसे तरीके से रिवाइव किया कि एक वो क्राइसिस के ड्रॉप सीन के अंदर रिवाइव हो रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पे डेटरेंस सूडान के ख़िलाफ़ या यमन के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ नहीं बनाई जा रही, यहाँ पे डेटरेंस जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बनाई जा रही है। इसकी बुनियादी वजह जो ये है कि पाकिस्तान की मई में परफॉर्मेंस जो थी इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि क्रीप इन और इंक्रोच कर रहा था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और जनरली पाकिस्तान और गल्फ़ के रिलेशनशिप के ऊपर, और सब प्लांट करना चाह रहा था पाकिस्तान को इकनॉमिक कोऑपरेशन और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वो दोबारा पाकिस्तान ने अपनी नंबर 1 पोजीशन को कायम कर लिया और इंडिया को वापस धकेल दिया। दूसरा इससे क्या अचीव हुआ है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ़ के ममालिक जो जिस तरह शुतुरमुर्ग की तरह सर में ज़मीन में सर धंसाए बैठे हुए थे कि इसराइल हमारी तरफ तो नहीं आएगा, वो इल्यूजन जब से ब्रेक हुआ है दोहा के बहुत सिग्निफिकेंट और टेररिस्टिक हमले के बाद से, इंटरनेशनल लॉ को और हर किस्म की एग्रीमेंट को वायलेट करते हुए जो इसराइल ने किया था, उसके बाद से काफ़ी ऑब्वियस हो गया है कि गल्फ़ ममालिक को एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिपेंडेंट चाहिए। वेस्टर्न नेटो डिपेंडेंस जो है वो आपको नरम चारा बना के इसराइल के सामने फेंकने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर, वेस्टर्न ट्रेड विद द गल्फ़ कंट्रीज़, उसके साथ गल्फ़ की पोस्चरिंग जो थी जो इंडिया इसराइल और वेस्टर्न यानी नेटो अलाइज के हक़ के अंदर, वो सब गेम तब्दील होने वाली है। और आई थिंक ये 2-2.5 साल की टाइम लाइन है जिस पे हम अब चल पड़े हैं, जो एक कोलिजन कोर्स की तरफ जा रही है। इससे पहले कि हम हिस्ट्री को एनालाइज करें पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप की और इम्प्लिकेशंस की जो इस कॉन्ट्रैक्ट की हैं, मैं कुछ ट्वीट्स आपके सामने एनालाइज करना चाहता हूँ। एक ज़ल्मे खलीलज़ाद की, जो कि एक नेफेरियस और नोटोरियस पर्सनैलिटी हैं, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के अंदर हमेशा एक नेगेटिव किरदार के तौर पे, कभी कभी हमारी स्टेट ने उनको मुस्बत किरदार के तौर पे देखा है, लेकिन मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म के अंदर वो उनको भले की चीज़ लगी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा गलत साबित हुआ। ज़ल्मे खलीलज़ाद हमेशा एक फिफ्थ कॉलमिस्ट या एक हमारे he's like a forward agent अमेरिकन एम्पायर का, दैट्स अ वेरी गुड टर्म टू डिस्क्राइब इट। और वो यहाँ पे आके उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करता है इन द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इंटरेस्ट, और वो एक डबल रोल में सॉर्ट ऑफ एग्जिस्ट करता है कि वो हमारा भी सगा है बट एक्चुअली में वो अमेरिका का सगा है जहाँ पे वो रहायश पजीर हैं। उन्होंने कहा पोटेंशियली कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप इन पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप हैज़ बिन रिपोर्टेडली अनाउंस्ड a mutual defense agreement not on the level of a treaty, but it's not clear if Saudi Arabia and Pakistan make a distinction between a treaty and an agreement, stating that any aggression one against one country would be considered aggression against both. Was this in reaction to the Israeli attacking a target in Qatar? Or does this confirm long-standing rumors that the Pakistani nuclear weapons program is unofficially co-sponsored by the Saudis? Does the agreement have secret annexes? And if so, what do they say?
Is the agreement an indication of declining confidence in US deterrence and defense on part of Saudi Arabia and perhaps others? Pakistan has nuclear weapons and delivery systems that can hit targets across the Middle East, including Israel. It is also developing systems that can reach and target the US. Many questions, dangerous times. ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये अपनी रेलेवेंसी को मेंटेन करने के लिए चीमा गोयां कर रहे हैं. लैंड लिटरली इसको नुक्ता चीनी कहते हैं. ओ क्या अग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की, उसके एनेक्सेस क्या है? ओ पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरेबिया ने शट अप. पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का है. सऊदी अरेबिया एक एलाय मुल्क है जिसने अपनी डिफरेंस पॉलिसी की खातिर पाकिस्तान को फाइनेंसिंग में हमेशा हेल्प किया है. को स्पॉन्सरिंग इज़ अ स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन. और हकीकत ये है कि एंड में जो इसराइल और वो पॉस्चरिंग दिखा रहे हैं अमेरिका के हक़ में कि पाकिस्तान तो अमेरिका के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है, ये सिर्फ एक डॉग विसल होती है नियोकॉन्स को ये बताने के लिए जो रैबिड क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट तबका है, यहूदी ज़ायनिस्ट तबका है जो अमेरिका और इसराइल और सिक्योरिटी अपरेटस दुनिया के यूरोपियन ममालिक के अंदर बैठा है, उनको बताने के लिए कि पाकिस्तान पर ज़रा नज़र डालो, ये ज़्यादा अपने बूट्स के लिए बड़ा हो रहा है. इस तरह के लोग, इनका काम ये है कि लॉबिंग करके मसाइल क्रिएट करते हैं ताकि अपनी रेलेवेंट पोजीशन को बरकरार रखें. हकीकत यह है कि सऊदी अरेबिया ने एक डेस्परेशन के अंदर, गल्फ़ ने एक डेस्परेशन के अंदर पाकिस्तान को एक डिफेंस अल्टरनेटिव के तौर पे देखा है. बिकॉज जो बात सलमे खलीजा इग्नोर कर रहा है या जिसको अवॉइड कर रहा है या बीट अराउंड द बुश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने हर मिडीवल, प्री मिडीवल, मतलब जाहिल ज़माने का, जंगली ज़माने का भी कायदा कानून तोड़ दिया. उन्होंने अपने एलाइज के ऊपर एक हमला किया. उन्होंने अपने ऐसे एलाइज के सामने हमला किया जो बिल्कुल उनके सामने सरे तस्लीम खम थे. इस लेवल की रिटार्डेशन जो है ना दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई, और इस लेवल की ट्रेचरी और गद्दारी नहीं देखी गई. इस लेवल की ट्रेचरी और गद्दारी के बाद रिजल्ट यही निकलता है कि गल्फ़ को अल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं. ये बात एक्नॉलेज करने में मसला ये होता है क्योंकि इन लोगों की खुद जो पोजीशंस होती हैं अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, वो मुतनाज़ होती हैं. इनकी औकात यही होती है कि अमेरिका का एक पासपोर्ट कभी भी इनका रिवोक हो जाए तो दे आर स्टेटलेस पीपल. ये लोग उनके पालतू अटैक डॉग्स भी नहीं कहूँगा, भौंकने वाले डॉग्स ही होते हैं, ये बार्किंग डॉग्स ही होते हैं जो प्रोफेशनल पेड ओपिनियन मेकर्स हो कॉल्ड. और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में वक्त आ गया है कि हम इन वाशिंगटन सी टीम, ये सी टीम, आई वाज डी, वाशिंगटन डी टीम, एफ टीम लूजर्स को एंटरटेन करना बंद कर दें. पीटीआई से भी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, सारे को जो लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं सिटी ऑफ लंदन के अंदर और वाशिंगटन के अंदर, बस कर दो. इन लूजर्स का पीछा छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ. यू कैन नॉट आउट लॉबी द जूज, यू कैन नॉट आउट लॉबी इंडिया. जिस तरह से लॉबिंग का भी कोई हकीकत जो है वो किसी जियो पोलिटिकल रियलिटी के अंदर, उसके अंदर बंद होती है. जियो पोलिटिकल रियलिटी है इसकी अमेरिका का एलाय जो है वो इसराइल है, जिसकी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार है, और इंडिया उसका वो एलाय है जिसके नट बोल्ट टाइट करके वो अच्छा बच्चा बना के उसको अपने साथ चलाना चाहता है. आप लॉन्ग टर्म एलाय नहीं है. एक अच्छा टाइम था, हमने फ़ायदा उठाया, हमने लेवरेजिंग की, बट हमारा फेट साउथ सेंट्रल एशिया और गल्फ़ और लिवांट के अंदर है. दिस इज़ आवर फेट, वी आर फेटेड टू बी हियर. ना सिर्फ हम मुसलमान हैं, हमारा ख़िता ये है, हमारी आइडियोलॉजीज़ मैच करती हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स मैच करते हैं, हमारे दरमियान इमिग्रेशन की कोई मसला होता है, हमारे निकाह होते हैं, आपस में तजारत होती है, और एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है हमारे लिए इस खिते के अंदर. अगर हम इस रास्ते पे नहीं चलते, अगर हम इस रास्ते पे नहीं जाते, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते, एग्रीमेंट्स नहीं करते, हमारे पूरे मुसलमान खिते का निज़ाम तलपट कर दिया जाएगा. सद्दाम हुसैन आपके सामने है, गद्दाफ़ी आपके सामने है, असद फैमिली आपके सामने है. दे आर नो मोर, दे आर नो लॉन्गर हियर. बाथिज़म ख़त्म हो गया, अरब नेशनलिज्म ख़त्म हो गया. 2-4 ही हमारी कोई तगड़ी रिपब्लिक्स रह गई हैं मुसलमानों की, अल्जीरिया और तुर्की, पाकिस्तान, ईरान. दैट्स अबाउट इट. वी हैव नो सीरियस रिपब्लिक्स, नो सीरियस कंट्रीज़ लेफ्ट. दिस इज़ इट. ये हमारा इंडस्ट्रियल एज का पोस्ट कॉलोनियल जो हमारा ज़माना रहा है, दिस इज़ आवर स्टैंड. अगर हम ये नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में ये भी बहुत लेट है. फॉर द राइट रीजंस नहीं लिया जा रहा. पैलेस्टीनियंस के कॉज के लिए, हमारे कलेक्टिव कॉज के लिए नहीं लिया जा रहा. जब तक सऊदी अरेबिया या गल्फ़ की मजबूरी नहीं बनी तब तक नहीं लिया गया. बट देर आए दुरुस्त आए. आई एम नॉट हियर टू डिबेट कि ये अच्छा था, पहले हो जाता, बेहतर हो गया. अब विर इन इट. सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए. जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है. वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होंगी. यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा. वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं. अब वो कंटेंट होगा क्या?
उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं और एक हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह मैंने कहा था एक और ट्वीट है जो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, जो कि जवाब है ज़ल्म खलीलज़ाद और इन लोगों का। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे 1998 में, ये फिडाटो का ट्वीट है, जब इकॉनमी पाकिस्तान की डायर स्ट्रेट्स में थी 1998 में और सिर्फ $600 मिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, तो और फॉरेन डेट $38 बिलियन था हमारा, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने से बचाने में, इकोनॉमिक सैंक्शन से बचने से पहले, जब यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शन से बचने से पहले सऊदी अरेबिया ने चिप इन किया था और हमारे इकोनॉमिक प्रेशर को ईज़ करने के लिए सऊदी अरेबिया ने 3 साल प्लान बनाया था डिफ़र्ड ऑयल पेमेंट्स का 1998 में। और कुछ वेस्टर्न डिप्लोमेट्स का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया ने उन डिफ़र्ड पेमेंट्स को इवेंचुअली 3 साल बाद माफ़ भी कर दिया था। 1998 में अकॉर्डिंग टू द गार्डियन जब पाकिस्तान ने बेल आउट किया था सऊदीज़ को, तो ऑयल प्राइसेस $10 अ बैरल गिरी थी और सऊदीज़ ने अनप्रेसिडेंटेड बजट डेफिसिट फेस किया था और इवन मनी बोरोइंग करनी पड़ी थी पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेवरेज करने के लिए, हमारी मदद में आने के लिए। प्रिंस तुर्की बिन फैसल ने डिस्क्राइब किया था पाकिस्तान के ताल्लुकात को और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को, प्रॉबली वन ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड बिटवीन एनी टू कंट्रीज़। ये एक नॉस्टैल्जिया है 60s 70s 80s का और 90s का, जिसको वॉर ऑन टेरर ने और 9/11 ने ख़राब किया था। ये एक हकीकत थी, ये नॉस्टैल्जिया की हकीकत पर मबनी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया प्रिटी मच को डिपेंडेंट अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, अपनी इकोनॉमीज़ डेवलप करने में, अपनी आर्मीज़ डेवलप करने में। ये हकीकत है, इससे हम बाहर नहीं आ सकते और इनेविटेबली हम वहीं गए हैं जहाँ हमारा जाना बनता था। अब पाकिस्तान उस किरदार में आ गया है जहाँ पे उसको ऑफिशियल स्टेटस मिल गया है ऑफ द गार्डियन ऑफ द खादिम ऑफ हरमैन शरीफैन। यानी अब हम भी जुज़वी तौर पे हिजाज़ जो स्पिरिचुअल सेंटर है उम्मत का, हमेशा से हमने उसमें किरदार अदा किया है पाकिस्तान के वजूद में आने से आने से 78 साल से। बट आज के दिन में जब मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ मच मच मोर एक्टिव रोल देन वी हैव एवर हैड। हम लिटरली उसकी सिक्योरिटी को, एयर डिफेंस को अंडरराइट करने जा रहे हैं। जो एक ज़माने में बरतानिया या अमेरिका या नेटो डिपेंडेंसी पर होता था, आज वो पॉसिबली इंडिपेंडेंट या कम से कम फेयरली इंडिपेंडेंट मुस्लिम एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग विदाउट द वीड्स, हमारी अभी भी नेटो और चाइनीज़ डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। हमारा डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप हो रहा है, बर्जनिंग है, लेकिन उस पर भी आते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी डील है, ये बहुत बड़ी डील है, बिकॉज हमारे खिलाफ अब एग्रेशन जो है, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का एग्रेशन जो आने वाले दिनों में आएगा, वो ना सिर्फ डिले हो चुका हुआ है, बट अब वो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्स वारंट करता है सऊदी अरेबिया से भी। सऊदी अरेबिया का आप सवाल पूछेंगे हाथ में क्या है, बहुत कोई कॉम्पिटेंट या वेल इक्विप्ड मिलिट्री तो नहीं है, वेल इक्विप्ड तो है चले, लेकिन कॉम्पिटेंट और बैटल टेस्टेड नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं, सऊदी अरेबिया के पास लेबर लेवरेजिंग है, सऊदी अरेबिया के पास इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट लेवरेजिंग है इंडिया के खिलाफ। और इंडिया मोर देन एनीथिंग जिससे डरता है ना, इसराइल और इंडिया दोनों एक चीज़ से डरते हैं, बनिया और यहूदी एक चीज़ से डरते हैं, वो है तजारत के रास्ते बंद होना उनके सामने। तजारत के रास्ते जो उनके सामने बंद करता है, उससे वो उनको मौत आती है, कुछ इनकी हकीकत है अनफॉर्चुनेटली। तो ये है सऊदी अरेबिया के पास ऑफ़र करने के लिए। तो अब जो 150 रफ़ाइल मंगवा रहे हैं इंडिया वाले, जो 2-2.5 साल में डिलीवर होंगे, जिसकी तैयारी है उनके जहन के अंदर, मोदी जो अपनी एक वो क्वार्टर सेंचुरी जो या क्या उसको कहेंगे, जो 3/4 सेंचुरी उसने कर ली है, जो अपने फैग एंड अपनी लाइफ में जो करना चाह रहा है, वो जो अचीव करना चाह रहा है पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में वो अब नामुमकिनात की रेल में चला गया। इसमें खालिद बिन सलमान की ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया एंड ये मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान स्टैंडिंग साइड बाय साइड अगेंस्ट दी एग्रेसर ऑलवेज एंड फॉरएवर। इस तरह की लैंग्वेज डिप्लोमेटिक एतबार से ये बड़ी सिक्काबंद होती है, ये आयरन कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात होती है। इसमें मैं ज़िमन में एक एनालिसिस करना चाहूँगा, जो ये मुनिम का ट्वीट यहाँ पे लगाते हैं आप। MBS ने इंटरनली पावर कंसोलिडेट कर ली भी। आपको पिछले 4-5-6 साल में से ये नज़र आया कि MBS ने
अपने मुखालिफिन को और अपने आप को क्राउन प्रिंस की पोजीशन में डाल के वो सारा मामला संभाल लिया हुआ। ही इज़ द वो अन्नदाता है अब सऊदी अरेबिया के और गल्फ रीजन के। उन्हें अब अब्राहम अकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अब वाशिंगटन की बैकिंग की अब ज़रूरत नहीं रही। वाशिंगटन अपनी मौत मरने जा रहा है, अब्राहम अकॉर्ड्स और टेल अवीव अपनी मौत मरने जा रहा है। सीरिया के अंदर एक बफर स्टेट उनके पास आ चुकी हुई है। तुर्की और उनके जो कुछ थोड़े बहुत मसाइल बन सकते थे वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं। ईरान ने जो बहुत ख़तरनाक एक्सेस डेवलप किया था वो भी थम चुका हुआ है, बिकॉज वो चाहे वो ईरान ने किसी और मामले के लिए बनाया होगा, बट वो सऊदी अरेबिया को एक थ्रेट बनता था। सऊदी अरेबिया अब फेयरली इंडिपेंडेंट है गल्फ़ के अंदर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। उसकी जो डिपेंडेंसी है इजरायली मिलिट्री टेक शराब के ऊपर, जो एक फ्रॉड बनाया गया है, या उन्होंने डिस्क्राइब किया यूएस लार्जेस्ट, वेरी गुड डिस्क्रिप्शन, जो वो ख्वाब है अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी और वो उनकी चुराहट का। तो ये आप ट्वीट पढ़ भी सकते हैं, इसके अंदर मजीद एनालिसिस भी हुआ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जो 2.5 साल की कैलकुलेशन थी कि इंडिया इतनी देर में एक्ट करेगा दोबारा, अब उसके अंदर विद 0 डिग्रीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन सऊदी अरेबिया को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी आर डीलिंग विद ओवर हियर। पाकिस्तान के लिए इसके क्या मायने है कि मई में जो गल्फ़ का जनरली और सऊदी अरेबिया का रिस्पॉन्स था, कमज़ोर तरीन, हमारे किसी एलाई ने कोई सीरियस रिस्पॉन्स नहीं लिया था सिवाय टर्की और अज़रबैजान ने, और वो भी पॉस्चरिंग थी, ऑब्वियसली मिलिट्री उस तरह से असिस्टेंस नहीं थी। बट ईरान भी हमारा एलाई सो कॉल्ड उस वक्त दिल्ली में बैठ के पजिशियन कॉन्ट्रैक्ट्स ही बना रहा था इंडिया के साथ, ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रहा था। सऊदी अरेबिया ने भी ये देखा था कि टू टेस्ट द वाटर्स टू सी कि पाकिस्तान क्या कर पाता है। उसने भी कहा था कि आप मफाहमत से काम लें, ये मत करें वो मत करें। जो एक सऊदी अरेबिया था प्री 2000s, प्री इसराइल के अरूज, वो एक और सऊदी अरेबिया था, और अब आपको एक और सऊदी अरेबिया नजर आया था। लेकिन मई की झड़प ने सिक्योरिटी पैराडाइम की गेम चेंज कर दिया, डेटरेंस के पैराडाइम की गेम चेंज कर दिया कि पाकिस्तान, वेट अ सेकेंड, पाकिस्तान रियल मिलिट्री डेटरेंस क्रिएट कर सकता है। सो फॉर द गल्फ उसने एक नया दरवाज़ा खोल दिया। साथ ही साथ सीरिया वाला मामला हुआ है, ईरान का इनकलाब, वहाँ से लेबनान में ईरान का कमज़ोर होना, यमन में कमज़ोर होना, सीरिया से टोटली निकाल दी जाने से क्या हुआ है, तुर्की और सऊदी अरेबिया के पास अब रूम है कि वो सीरिया के अंदर एक बफर क्रिएट करें, एक अपना अफगानिस्तान क्रिएट करें। बेसिकली मैं सिनिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ कम्प्लीटली, बट आप सऊदी अरेबिया की सिनिकल पोजीशन से इसको ऑब्जर्व करें कि 3-4 ऐसे फैक्टर्स को एलेस किए हैं कि सऊदी अरेबिया को अब उस तरह की डिपेंडेंसी नहीं करनी पड़ेगी वेस्ट के ऊपर, और अब शायद वो पाकिस्तान के साथ खुल के आ सकता है। इस ज़मन में कतर और यूएई भी पॉस्चर कर रहे हैं कि हम भी, अब खबरें आ रही हैं कि हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं इस एग्रीमेंट का, इस डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट का। और एक तारीख जो रही है सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सरसाइजेस की गल्फ़ और मुस्लिम रियासतों में, जिसमें पाकिस्तान जिन बेनिफिशरी रहा है, इंडस शील्ड और अमन और ये सारे अमान जो हैं और ये सारे जो हैं, पाकिस्तान एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। ऑलरेडी हम JF-17 थंडर अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नाइजीरिया भेज रहे हैं, अज़रबैजान भेज रहे हैं, म्यांमार भेज रहे हैं। अब साथ साथ स्मॉल आर्म और नेवल सिस्टम्स भी हमारे कुछ निशेज़ में ग्रो कर रहे थे हमारे ये सेक्टर में, बट अब बड़े पैमाने के ऊपर नज़र आता है। पूरा गल्फ़ इज़ अ प्ले ग्राउंड जिनको असला चाहिए। पाकिस्तान की एयर डिफेंस की जो प्रोविजंस हैं, जो तारीखी रही हैं, जब अरब इसराइल जंगें हुई हैं, अब वो दोबारा उस किरदार के अंदर, वहाँ भी याद रखिएगा कि हम अरब इसराइल जंगों में जब हमने इसराइली जहाज़ गिराए हैं तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए वहाँ गए हुए थे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते करते ही हम थोड़ा अपने हद से बाहर जाके हमने इसराइल को हिट किया था, और हम वाहिद मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल के जहाज़ गिराए हुए और अभी भी कैपेबिलिटी रखते हैं उनसे एरियल कॉन्टैक्ट और कॉम्बैट करने के लिए। MBS की रीजनल स्टैंडिंग और पाकिस्तान का किरदार गल्फ़ में, मेरे ख्याल में वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ पे BCCI गल्फ़ की बैंकिंग हैंडल कर रहा है। पाकिस्तान जो है पूरी गल्फ़ की आर्मीज़ को ट्रेन कर रहा है, और अब इसमें एडेड है कि हम न्यूक्लियर डेटरेंस भी रखते हैं, और हम मिसाइल सिस्टम्स भी रखते हैं, और हम एयर डिफेंस सिस्टम भी रखते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ कम बैक इन अ स्ट्रॉन्गर रोल। और गल्फ़ की तब अमेरिकन डिपेंडेंसी और इसराइल, इराक़ और ईरान का खौफ बहुत बड़ा था, अब उनका खौफ भी कम है। उनका एक सिंगुलर थ्रेट है फोकस इसराइल का, उनकी वेस्टर्न डिपेंडेंसी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू कम बैक इनटू द गल्फ स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिग डिसाइडिंग 2-2.5 साल 3 साल का पीरियड, जहाँ पे हमने अपने पंजे जमा के अपना लोहा मनवाना है गल्फ़ के अंदर और शाम के रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में लीडरशिप के किरदार में मुसलमानों के आ जाएगा, और सर्वाइवल भी इसी में है। अब जीरो सम गेम माजरत के साथ आ रहा है या पा रहा है,
सर्वाइव करेंगे, फतह हासिल करेंगे तो हम वाकई में इमाम बन के निकलेंगे, और अगर शिकस्त खुर्दा होंगे खुदा ना खास्ता तो फिर मराकश से लेकर मलाया तक गुलामी है मुसलमानों की, बहुत खौफनाक गुलामी है। अब इसमें एक सवाल बनता है कि जो गल्फ़ में स्टेट एक्टर्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो गल्फ़ बैक्ड या मुस्लिम ममालिक के बैक्ड नॉन स्टेट एक्टर्स थे जैसे कि हमास हो, PIJ हो और इस तरह की जमातें हों, उनका क्या किरदार और उनके ऊपर सवाल। जैसे इख्वानुल मुस्लिमीन एक पूरी फोर्स है, एक परसेप्टिवली गल्फ़ स्टेट्स के लिए एक डेमोक्रेटिक थ्रेट रहता है, उनके ऊपर वो रिकैलिब्रेट रीवैल्यूएट करेंगे अपनी पोजीशन को। जैसे कि सीरिया में आपको नज़र आया कि या डेमोक्रेटिक रियासत है या वहाँ पे इनकलाब आके वहाँ पे फुल स्केल जंगें हो के सिविल वॉर हो के पोटेंशली एक नॉन स्टेट एक्टर स्टेट बन सकती है। अफगानिस्तान में भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक नया प्रेसिडेंट कायम हो गया मुसलमानों के अंदर। दूसरे लेवल पे वो नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कर्ड्स हैं, जैसे बलोच हैं, जैसे कि TTP हैं, जिनको बाहर के मुखालिफिन हमारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जैसे कि इंडिया, इसराइल या अमेरिका, और उनको एक फिफ्थ कॉलम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका अब क्या किरदार बनेगा इस नए पैराडाइम के अंदर? और जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, क्या अब सऊदी अरेबिया फुली सबस्यूम कर लेगी सबकी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह कुवैत और बहरीन की प्रीटी मच पॉलिसी को सऊदी अरेबिया इन्फ्लुएंस करता है, कुवैत की सॉरी। तो अब UAE की जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी और कतर की जो टिफ थी सऊदी अरेबिया के साथ, क्या वो रिजॉल्व हो के आपको एक वन पेज पे आते हुए नज़र आएंगे ये सारे छोटे सेटेलाइट और बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया का? इसी तरह अब अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान के लिए क्या पैगाम है? अफ़गानिस्तान के लिए मामला ये है कि तालिबान रूल जो है उसमें रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस क्या बनती हैं, कि जो हमारी बॉर्डर की झड़पें हैं, जो मिलिटेंसी का प्रॉब्लम है, जो मजहबी इंतहा पसंदी का मसला हम दोनों मुल्कों के अंदर वक्तन फ़क्तन बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अब हम जब इंटेंगल्ड हैं गल्फ़ सिक्योरिटी के साथ, तो काबुल में इसको कैसे देखा जा रहा होगा, कंदहार में कैसे देखा जा रहा होगा इसको? पाकिस्तान का किरदार शायद, अगर वहाँ पे हम इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं तो शायद यहाँ पे हमें गल्फ़ और बाकी मुसलमान मुल्क अंदाज़ा के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें। और जब वो ये करेंगे तो अफ़गानिस्तान, जिसके पास एयर डिफेंसेस नहीं है, जो कि अभी फुली फॉर्म्ड एक नेशन स्टेट मेरे ख्याल में नहीं है, तो पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का रिलेशनशिप, मुतनाज़िर रिलेशनशिप, सवालिया निशान उसके ऊपर आ जाता है। मेरी जाती राय है लॉन्ग टर्म के अंदर ये रिजॉल्व ही होना है, बट जिस तरीके से ये रिजॉल्व होना है मुझे ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वायलेंस और ख़राबी के तरीके से ये रिजॉल्व होना है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है कि पाकिस्तान हैज़ नो रीज़न टू चेंज इट्स बिहेवियर। पाकिस्तान हैज़ नो इंसेंटिव टू चेंज इट्स बिहेवियर। प्रॉब्लम ये है, हमें हर जगह विक्ट्री मिली जा रही है डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली। सो अफ़गानिस्तान हैड टू डिसाइड डोमेस्टिकली कि वो अपने आप को ख़ित्ते में कैसे इमेजिन करता है पाकिस्तान के साथ, और ये कैसा रिलेशनशिप है जो इकट्ठे चले बगैर नहीं, कलेक्टिव विक्ट्री नहीं अचीव की जा सकती। ईरान के लिए पाकिस्तान के गहरे हुए ताल्लुकात थ्रेट हैं, जबकि सऊदी और ईरान की जो रिप्रोचमेंट एफर्ट्स चाइना मीडिएटेड, आपको याद होगा कि वो किस पॉजिटिव लेवल तक आ चुके हुए थे, इस तक के कि जब ईरान पे हमले की बात हो रही थी तो सऊदी अरेबिया उसके ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, चाहे वो पॉस्चरिंग ही थी। चाइनीज़ मीडिएशन का क्या इसमें किरदार बनता है? पाकिस्तान की जो एक इंडेटेड नेचर है ईरान की पाकिस्तान की तरफ, इस लड़ाई के बाद, इस राउंड ऑफ फाइटिंग के बाद, क्या ईरान अपने एंटी सऊदी एलिमेंट या एंटी सऊदी स्टांट से पीछे हटने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। तो लगता है ईरान इसमें ख़राबी का बायस नहीं बन सकता मेरे ख्याल में ईरान अभी सबड्यूड है। आई थिंक ईरान ने डील कर ली हुई है, वो सबड्यूड है, और वो इस सबको, क्योंकि ईरान का जब सफ़ीर का जाके मिलना इजिप्ट के डिफेंस की डिपार्टमेंट को और वहाँ तय करना कि हमें नेटो स्टाइल अलायंस बनानी चाहिए इसराइल के ख़िलाफ़, आई डोंट थिंक ईरान इसको नेगेटिवली व्यू कर रहा है। और वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस की सुपीरियॉरिटी को उसने एक्नॉलेज किया अपनी ख़ास तौर पे डेफिशिएंसीज़ के बाद, अपनी डेफिशिएंसीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इसराइल की झड़प के साथ। लेकिन सबसे अहम जो है वो हिंदुस्तान के लिए है, नौकरी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नौकरी गल्फ़ में। अब पूरे गल्फ़ के अंदर मेरे ख्याल में ऑरेंज रंग का चिकन नहीं सर्व होना चाहिए। इस पर वोट कर लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑरेंज चिकन ऑरेंज नहीं होता, चिकन ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ग्रेवी ऑरेंज नहीं होती, सालन में चीनी नहीं डालते हो बगैर तो जब इंडियन रेस्टोरेंट बंद होंगे और उनकी जगह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलेंगे और छोटा सा झंडा लगा होगा, और अल्फोंसो मैंगो की जगह जब सिंदड़ी, अमर बहिश्त, चौंसा और इस तरह के आम रखे जाएंगे वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू परसीव दिस लाइक। आई थिंक उनके गल्फ के रिलेशनशिप सावर कर रहा था कुछ देर से,
कुछ देर से ख़राब हो रहा है उनका मामला। डू यू थिंक इंडिया सर्वाइव कर जाएगा गल्फ के अंदर यार? लेकिन दुबई की मंदिर का क्या बनेगा? ओह नो, you're out of here. This silly little posturing जो गल्फ ने की थी कि we love India, we love Bollywood, it's all over man. And you know how I know why? Because ARY के ड्रामे अरबी में डब होते हैं अब। Do you know that? Anyway, जो भी ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर अब वो देखा जाएगा। इंडिया के लिए आई थिंक 2-2.5 साल का ही विंडो है, उसी के अंदर है। बट आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करेगा 2-2.5 साल के अंदर। आई डोंट थिंक वो वाला प्लान उनका टेररिस्ट सऊदी अलायंस के साथ। बट इंडिया मज़ीद वीकन हो गया कि जब वो अपनी शरारत करेगा आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर, तो उस पैमाने पे वो लड़ाई को नहीं परसू कर पाएगा। बिकॉज अब पाकिस्तान की जो बैक है वो फुली, मतलब हमारी जो कंड है पीछे बैक है वो फुली प्रोटेक्टेड अब ईरान की जानिब से, और गल्फ़ की तरफ से ठंडी हवा आ रही है हमें। इशू ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या इंडिया डबल डाउन करेगा? क्या TTP के अंदर डबल डाउन करेगा? क्या कश्मीर के शरारत वो मज़ीद अपनी ख़राब करेगा? क्या GB और फिफ्थ कॉलमिस्ट टाइप एलिमेंट्स को वहाँ सपोर्ट करने की कोशिश करेगा? ये प्रॉब्लम है। क्या इंडिया मिलिटेंसी और नॉन स्टेट एक्टर्स का रास्ता इख्तियार करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़? दिस इज़ द रियल क्वेश्चन। बिकॉज कन्वेंशनल मीन्स के अंदर अब इंडिया शायद हमें ना इंगेज कर पाए 2-2.5 साल के अंदर। तो टेररिज्म, डिप्लोमेटिक शरारतें और जगह जगह पाकिस्तान को ट्रेड के थ्रू ख़राबी में डालना, उनके एग्रीमेंट्स में ख़राबी डालना TTP के थ्रू रिमेन्स टू बी सीन। हमें बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा और इंडिया के रिस्पॉन्स को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। सो डोमेस्टिक सीन पे यही है कि चीफ साहब इज़ हेयर टू स्टे, फील्ड मार्शल साहब इज़ हेयर टू स्टे। आई डोंट थिंक द डिबेट इज़ एनी मोर अबाउट एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, द डिबेट इज़ कितनी देर की होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका सुनने का शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा कि इंडिया इतना रोएगा या इतना ज़्यादा रोएगा।